रात के ठीक 11:45 पर जयपुर से दिल्ली जाने वाली आखिरी बस हाईवे पर दौड़ रही थी। सर्द हवा खिड़कियों से टकरा रही थी और बस के अंदर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बस में कुल 7 यात्री थे। ड्राइवर रघुवीर पिछले 15 साल से इसी रूट पर बस चला रहा था। उसने कई कहानियां सुनी थीं इस सड़क के बारे में, लेकिन कभी यकीन नहीं किया। हाईवे का एक हिस्सा काली घाटी कहलाता था। कहा जाता था कि यहाँ आधी रात के बाद एक औरत सफेद साड़ी में दिखाई देती है। जो भी उसे रास्ता देता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। घड़ी ने 12 बजाए। बस जैसे ही काली घाटी में दाखिल हुई, अचानक तेज कोहरा छा गया। सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इतना कोहरा तो मौसम में बताया भी नहीं था, रघुवीर बुदबुदाया। तभी हेडलाइट की रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और चेहरा झुका हुआ। बस के अंदर बैठे लोगों ने भी उसे देख लिया। पीछे की सीट पर बैठी एक बुजुर्ग महिला ने कांपते हुए कहा, रुको मत, ये वही है। लेकिन बस अब बहुत करीब आ चुकी थी। रघुवीर ने अचानक ब्रेक लगाया। बस चीखती हुई आवाज के साथ रुक गई। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टिक टिक टिक। कंडक्टर महेश ने घबराकर पूछा, इतनी रात को कौन होगा? किसी ने जवाब नहीं दिया। दस्तक फिर हुई, इस बार जोर से। रघुवीर ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर वही औरत खड़ी थी, चेहरा अब भी झुका हुआ। मुझे आगे वाले मोड़ तक जाना है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। बस में बैठे सभी लोग डर से सिमट गए। महेश ने धीरे से कहा, भाई मत बैठाओ इसे। लेकिन रघुवीर ने सोचा, अगर सच में कोई मुसाफिर हो तो। उसने औरत को अंदर आने दिया। औरत चुपचाप सबसे आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। बस फिर से चल पड़ी। अंदर का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। यात्रियों की सांसें भाप बनकर निकलने लगीं। पीछे बैठे एक युवक ने हिम्मत करके उस औरत की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं, सिर्फ अंधेरा। युवक चीख पड़ा। सभी लोग पीछे देखने लगे, लेकिन आखिरी सीट खाली थी। औरत गायब थी। तभी बस अपने आप तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। रघुवीर ने ब्रेक दबाया। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। बस सीधे उसी मोड़ की तरफ जा रही थी जहां कई साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। रघुवीर को याद आया, 5 साल पहले इसी मोड़ पर एक बस ने एक महिला को टक्कर मारी थी। ड्राइवर भाग गया था और वो ड्राइवर रघुवीर ही था। उसने कभी किसी को नहीं बताया। बस के अंदर अचानक वही औरत सामने की सीट पर दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ था, आधा चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बह रहा था। मंजिल आ गई, उसने धीमे से कहा। बस जोरदार धमाके के साथ खाई में गिर गई। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो बस पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह थी, बस में सिर्फ 6 लाशें मिली। ड्राइवर रघुवीर की लाश नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं हर साल उसी तारीख को उसी समय एक बस काली घाटी से गुजरती है और उसमें ड्राइवर की सीट पर कोई आदमी बैठा होता है जिसकी आंखें पूरी तरह काली होती हैं। अगर कभी रात में सुनसान हाईवे पर आपको कोई बस दिखे तो उसमें बैठने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है वो हॉन्टेड बस हो और अगला यात्री आप हो। बस हादसे को 1 साल बीत चुका था। काली घाटी का वो मोड़ अब भी वैसा ही था, सूना, ठंडा और अजीब खामोशी से भरा हुआ। सरकार ने उस रूट पर रात 10 बजे के बाद बसें बंद कर दी थीं, लेकिन कहानियां बंद नहीं हुईं। लोग कहते थे कि ठीक 11:15 पर धुंध के बीच एक पुरानी बस दिखाई देती है। उस पर नंबर प्लेट नहीं होती, सिर्फ सामने टूटी हुई विंडशील्ड पर खून से लिखा होता है, मंजिल आ गई। दिल्ली का एक यूट्यूबर आर्यन इन अफवाहों को झूठ साबित करना चाहता था। उसने अपने 2 दोस्तों निखिल और समीर के साथ फैसला किया कि वो काली घाटी जाकर सच्चाई कैमरे में कैद करेगा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, आर्यन हंसते हुए बोला, सब दिमाग का खेल है। रात 11:30 बजे वे तीनों अपनी कार से काली घाटी पहुंचे। चारों तरफ घना कोहरा था, हवा में अजीब सी सड़ांध थी। उन्होंने कैमरा ऑन किया। घड़ी ने 11:15 बजाए।
अचानक दूर से हेडलाइट की रोशनी दिखी। कोहरे को चीरती हुई एक बस उनकी तरफ आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? इस रूट पर तो बसें बंद हैं। समीर फुसफुसाया। बस धीरे धीरे उनके सामने आकर रुक गई। इंजन की आवाज नहीं थी, फिर भी बस चल रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। आर्यन ने कैमरा जूम किया। ड्राइवर ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। वो रघुवीर था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर आधी जली हुई त्वचा लटक रही थी। आर्यन के हाथ कांपने लगे। तभी बस के अंदर लाइट जल उठी। सीटों पर लोग बैठे थे, सभी यात्री जिनकी मौत उस हादसे में हुई थी। उनके शरीर टूटे हुए, गर्दनें टेढ़ी और आंखें खुली हुई। सब एक साथ आर्यन की तरफ देखने लगे, फिर एक साथ बोले, आओ, तुम्हारी मंजिल आ गई। निखिल डरकर कार में बैठने दौड़ा, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। समीर चीखने लगा। बस से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। आर्यन का कैमरा जमीन पर गिर गया। वीडियो लाइव चल रहा था। लाइव चैट में लोग लिख रहे थे, स्क्रिप्टेड है, फेक है, एक्टिंग अच्छी है। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा। बस के अंदर अब 3 नई सीटें भरी हुई थीं। आर्यन, निखिल और समीर तीनों चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। लाइव वीडियो अचानक बंद हो गया। अगले दिन पुलिस को काली घाटी के पास आर्यन की कार मिली। दरवाजे खुले हुए थे, अंदर कोई नहीं था, बस कैमरा पड़ा था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, अगली सवारी का इंतजार है। और उसी रात 11:15 बजे काली घाटी में फिर से हेडलाइट जली। हॉन्टेड बस अभी भी चल रही है। 3 महीने बीत चुके थे। आर्यन, निखिल और समीर अब भी लापता थे। पुलिस ने केस को मिसिंग घोषित कर दिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर उस लाइव वीडियो की क्लिप्स अब भी वायरल थीं। लाखों लोगों ने देखा था, बस काली आंखें और वो आवाज। लेकिन किसी को सच्चाई नहीं पता थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक ऑफिसर, इंस्पेक्टर कविता शर्मा, इस केस को बंद नहीं करना चाहती थी। उसे वीडियो में कुछ अजीब लगा था। वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में जब बस के अंदर नई सीटें भरी हुई दिखती हैं, एक शीशे में हल्का सा रिफ्लेक्शन नजर आता है। उस रिफ्लेक्शन में कोई चौथी आकृति खड़ी थी। कविता ने फैसला किया, वो खुद काली घाटी जाएगी। रात 11 बजे पुलिस जीप उस सुनसान मोड़ पर पहुंची। साथ में थे 2 कांस्टेबल। मैडम, ये ठीक नहीं है, एक ने डरते हुए कहा। कविता ने जवाब दिया, डर अगर सच है तो उसका सामना करना पड़ेगा। 11:45 हवा अचानक ठंडी हो गई। जीप की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगीं। 11:45 दूर से वही रोशनी दिखाई दी। कोहरे के बीच वही पुरानी बस। इस बार कविता ने ध्यान से देखा। बस जमीन को छू नहीं रही थी, वो कुछ इंच हवा में तैर रही थी। बस सामने आकर रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से वही आवाज आई, जांच पूरी करो। कविता ने पिस्तौल निकाली और बस में कदम रखा। अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। सीटों पर वही यात्री बैठे थे। उनके बीच आर्यन और उसके दोस्त भी थे, लेकिन इस बार उनकी आंखें काली नहीं थीं। वे रो रहे थे, जैसे मदद मांग रहे हों। ड्राइवर सीट पर रघुवीर बैठा था। उसका चेहरा अब पूरी तरह जला हुआ था। उसने कहा, ये मेरी सजा है और अब ये सब मेरी तरह फंसे हुए हैं। कविता ने कड़क आवाज में पूछा, तू चाहता क्या है? रघुवीर की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। जिस रात मैंने उस औरत को कुचला, मैंने मदद नहीं की, मैं भाग गया। वो जिंदा थी, मदद मांग रही थी। बस के पीछे की सीट पर अचानक वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने कविता की तरफ देखा और कहा, सच सामने लाओ, तभी मुक्ति होगी। अचानक बस के अंदर का दृश्य बदल गया। कविता खुद को 5 साल पहले उसी रात में खड़ी पाती है। सामने सड़क पर वही हादसा। रघुवीर घबरा कर भाग रहा है। औरत जिंदा है, हाथ हिला रही है। बचाओ। कविता समझ गई। उसने अपने कांस्टेबल को आवाज दी, एम्बुलेंस बुलाओ अभी। जैसे ही उसने ये कहा, दृश्य टूट गया। बस जोर से हिलने लगी। रघुवीर चीखने लगा, नहीं, ऐसा मत करो, अगर वो बच गई तो मेरा सच सामने आ जाएगा।
कविता चिल्लाई, सच से भागकर कोई नहीं बचता। अचानक तेज रोशनी फैली। बस के अंदर बैठे सभी यात्रियों के शरीर धुएं में बदलने लगे। आर्यन और उसके दोस्त चीखते हुए गायब हो गए। सफेद साड़ी वाली औरत मुस्कुराई, धन्यवाद, और वो भी हवा में विलीन हो गई। बस की दीवारें धड़कने लगी। कविता ने बाहर कूदने की कोशिश की। अगले ही पल सब कुछ शांत था। काली घाटी का वही सुनसान मोड़, कोई बस नहीं, कोई कोहरा नहीं, सिर्फ कविता और उसके कांस्टेबल। मैडम, क्या हुआ अभी? कांस्टेबल ने कांपते हुए पूछा। कविता चुप रही। अगले दिन खबर आई, 5 साल पहले जिस औरत को मृत घोषित किया गया था, अस्पताल के रिकॉर्ड में गड़बड़ी थी। वो हादसे के बाद कुछ घंटों तक जिंदा थी। मदद मिलती तो शायद बच जाती। रघुवीर का नाम आधिकारिक रूप से आरोपी घोषित हुआ। केस फिर से खोला गया और उसी दिन से काली घाटी में रात 11:45 पर कोई बस दिखाई नहीं दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद इंस्पेक्टर कविता के ऑफिस में एक पार्सल आया। अंदर था एक पुराना कैमरा, वही कैमरा जो आर्यन का था। कविता ने उसे ऑन किया। स्क्रीन पर सिर्फ एक खाली बस दिखाई दी। ड्राइवर सीट खाली थी। फिर धीरे धीरे कैमरा पीछे की ओर घूमता है। आखिरी सीट पर इंस्पेक्टर कविता खुद बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरी, मंजिल अभी बाकी है। और उसी रात कविता अपने घर से गायब हो गई। घड़ी ने 11:45 बजाए। काली घाटी में एक हल्की रोशनी फिर चली। हॉन्टेड बस कभी पूरी तरह रुकती नहीं। इंस्पेक्टर कविता शर्मा के गायब होने के बाद पूरा शहर दहशत में था। पुलिस ने आधिकारिक बयान दिया, जांच जारी है। लेकिन जिन लोगों ने काली घाटी की कहानी सुनी थी वे सच जानते थे। बस फिर चल पड़ी थी। इस बार ड्राइवर की सीट खाली नहीं थी। ड्राइवर सीट पर बैठी थी इंस्पेक्टर कविता। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, चेहरा भावहीन। हाथ अपने आप स्टीयरिंग घुमा रहे थे। उसे याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आई। उसे बस इतना पता था, उसे सवारी उठानी है। हर रात 11:45 बस अपने आप काली घाटी से निकलती, हाईवे पर आती और किसी ऐसे इंसान के सामने रुकती जिसने कभी किसी को मरते देखा हो लेकिन मदद न की हो। उस रात बस एक बिजनेसमैन के सामने रुकी। वो अपनी लग्जरी कार में अकेला जा रहा था। कुछ महीने पहले उसने सड़क किनारे घायल आदमी को देखा था, लेकिन देर होने के डर से रुक नहीं पाया। बस अचानक उसके सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई, मंजिल आ गई। बिजनेसमैन ने डर कर कार पीछे करने की कोशिश की, लेकिन पीछे अंधेरा था और उस अंधेरे में सैकड़ों काली आंखें चमक रही थीं। वो भाग नहीं सका। अगली सुबह उसकी कार सड़क किनारे मिली। अंदर कोई नहीं था, बस एक टिकट पड़ा था। उस पर लिखा था, काली घाटी एक तरफा। दिन बीतते गए। ऐसे कई लोग गायब होने लगे। सब में एक समान बात थी, उन्होंने किसी की मदद नहीं की थी जब कर सकते थे। कविता के घर वाले टूट चुके थे। उसका छोटा भाई रोहन मानने को तैयार नहीं था कि उसकी बहन मर चुकी है। उसने केस फाइल्स चुपके से पढ़ी। उसे एक पैटर्न मिला, बस सिर्फ उन्हीं लोगों को ले जा रही थी जिनके अंदर अपराध बोध था। रोहन ने फैसला किया वो काली घाटी जाएगा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं जाएगा। वो अपने साथ ले गया एक चीज, 5 साल पहले की उस महिला की बेटी अनुष्का। अनुष्का अब 18 साल की हो चुकी थी। उसे सच्चाई पता चल चुकी थी, उसकी माँ को बचाया जा सकता था। उस रात 11:45 पर रोहन और अनुष्का काली घाटी में खड़े थे। 11:45 बस सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला। ड्राइवर सीट पर कविता बैठी थी, आंखें काली, चेहरा सख्त। रोहन की आवाज कांप गई, दीदी। कोई जवाब नहीं। अनुष्का आगे बढ़ी। उसने बस की सीढ़ी पर कदम रखा। बस के अंदर बैठे सारे यात्री एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखें काली थीं, लेकिन उनमें दर्द था। अनुष्का ने ऊंची आवाज में कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अचानक बस के अंदर हलचल हुई। कविता की उंगलियां स्टीयरिंग पर कांपने लगी। अनुष्का ने फिर कहा, मेरी माँ को मदद नहीं मिली, लेकिन मैं नफरत लेकर नहीं जीना चाहती। अगर सजा चाहिए तो मुझे दो, इन्हें छोड़ दो। बस के अंदर बैठे लोगों की आंखों का काला रंग धीरे धीरे हल्का होने लगा। कविता की आंखों से एक आंसू गिरा। पहली बार उसके चेहरे पर इंसानियत की झलक आई। ड्राइवर सीट के पास अचानक वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसका चेहरा अब शांत था। उसने अनुष्का की तरफ देखा और मुस्कुराई। मुक्ति बदले से नहीं, माफी से मिलती है। तेज रोशनी फैली। बस जोर से कांपी। एक एक करके यात्री गायब होने लगे।
आर्यन, निखिल, समीर, बिजनेसमैन सब धुएं में बदल गए। कविता की आंखों का काला रंग मिट गया। वो सीट से गिर पड़ी। बस की दीवारें टूटने लगी। रोहन ने अनुष्का का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर कूद गए। अगले ही पल बस हवा में खुल गई। काली घाटी फिर से खाली थी। इस बार सच में कविता बेहोश पड़ी थी, लेकिन जिंदा। अस्पताल में उसे होश आया। उसे सब याद था। उसने धीरे से कहा, बस अब रुक गई है। महीने बीतते गए। काली घाटी में फिर कभी 11:45 पर कोई रोशनी नहीं जली। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन 1 साल बाद एक नई सड़क बनी, उसी पुराने मोड़ के पास। पहले ही रात एक ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को फोन किया। उसने कहा, साहब यहाँ एक बस खड़ी है, नंबर प्लेट नहीं है। पुलिस पहुंची। वहां सच में एक पुरानी जली हुई बस खड़ी थी। अंदर कोई नहीं था। ड्राइवर सीट खाली थी, लेकिन फ्रंट शीशे पर उंगली से लिखा था, मंजिल बदलती रहती है। और सड़क पर ताजा पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी बस से उतरकर अंधेरे में चला गया हो। कहानी खत्म नहीं हुई, बस ने सिर्फ अपना रास्ता बदल लिया है। नई सड़क खुलने के बाद सबको लगा था कि अब सब खत्म हो चुका है। काली घाटी सिर्फ एक डरावनी कहानी बनकर रह जाएगी। लेकिन सच कभी दफन नहीं होता। ट्रक ड्राइवर की सूचना के बाद पुलिस ने उस जली हुई बस को जब्त कर लिया। उसे शहर के पुराने गोदाम में खड़ा कर दिया गया। बस खाली थी, न कोई खून, न कोई लाश, सिर्फ टूटी सीटें और जले हुए शीशे। सबने मान लिया ये किसी शरारती का काम होगा। इंस्पेक्टर कविता अब ठीक थी। उसने ट्रांसफर ले लिया था। रोहन और अनुष्का अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और बस चुप थी। एक रात गोदाम का चौकीदार अचानक चीखता हुआ बाहर भागा। उसने कहा, बस अपने आप स्टार्ट हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। वीडियो में साफ दिख रहा था, रात 11:45 गोदाम के अंदर खड़ी बस की हेडलाइट अपने आप जल उठी। इंजन बिना आवाज के चालू हुआ। ड्राइवर सीट खाली थी। फिर धीरे धीरे उस सीट पर एक साया बनता हुआ दिखा। पहले धुआं, फिर आकृति, फिर एक चेहरा। लेकिन वो कविता नहीं थी, वो रघुवीर भी नहीं था, वो कोई और था। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी तरह काली। सीसीटीवी कैमरा अचानक बंद हो गया। अगली सुबह गोदाम का दरवाजा खुला मिला। बस गायब थी। उसी दिन शहर में खबर फैली, एक स्कूल बस पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। ड्राइवर ने बताया कि अचानक सामने एक पुरानी जली हुई बस आकर रुक गई। उसके शीशे पर लिखा था, मंजिल बदलती रहती है। स्कूल बस के ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिए। कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वो बस गायब थी। उस रात 11:45 पर कई लोगों ने शहर के अलग अलग इलाकों में एक ही चीज देखी। धुंध के बीच एक जली हुई बस, कहीं हाईवे पर, कहीं पुल के ऊपर, कहीं सुनसान गली में। अब वो सिर्फ काली घाटी तक सीमित नहीं थी। वो वहां जाती थी जहां किसी ने कभी किसी की मदद करने का मौका खो दिया हो। कुछ लोग कहते हैं ये सजा नहीं है, ये याद दिलाने आई है। अगर आप किसी को मुसीबत में देखें तो रुक जाइए, क्योंकि शायद कहीं कोई बस आपका इंतजार कर रही हो। और अगर किसी रात 11:45 पर आपको दूर से हेडलाइट की रोशनी दिखे और हवा में एक ठंडी आवाज गूंजे, मंजिल आ गई, तो पीछे मत मुड़ना। मत सोचना कि ये सिर्फ कहानी है, क्योंकि हॉन्टेड बस अब रास्ता नहीं पूछती, वो सीधे आपके सामने आकर रुकती है। और इस बार ड्राइवर सीट खाली नहीं होगी। कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद अभी आपकी मंजिल बाकी है।